हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम देख रहे हैं नीट और एम्स बीएससी नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। 11th का ये टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अपन देखते हैं इस वीडियो के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर सेल बायोलॉजी के बारे में, बेसिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। देन हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में। हिस्ट्री ऑफ सेल पढ़ने के बाद में हम देखेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, इन दोनों के हम डिफरेंस के बारे में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं इन सेल के बारे में। जो प्लांट और एनिमल सेल है, इन दोनों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, देन इसके बाद में अपन चालू करेंगे हिस्ट्री और डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहला अपने सामने इमेज है, सबसे पहले अपन देख रहे हैं सेल बायोलॉजी क्या होता है। The branch of science which deals with the structure, function and reproduction, growth and development of the cell. सेल बायोलॉजी हम किसे कहते हैं? सेल बायोलॉजी का मतलब होता है जहां पर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, सेल के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और सेल के रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के बारे में जो स्टडी करते हैं। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, फंक्शन, रिप्रोडक्शन और सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं, वो सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। देन एक टर्मिनोलॉजी अपने पास में, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है साइटोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोलॉजी? द साइटोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हम किसे कहते हैं? तो जो सेल है, सेल की जो स्टडी करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जो सेल की जो स्ट्रक्चर है, इस सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अपन जो स्टडी करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पॉइंट को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है कि सेल जो होती है हमारे, जो ऑल ह्यूमन बींग्स, जो ऑल एनिमल्स जो रहते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, इन सभी की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जो सेल जो रहती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। देन नेक्स्ट अपन अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं किसके बारे में? सेल के बारे में, इसकी बेसिक हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला जो है साइटोलॉजी टर्म, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा साइटोलॉजी टर्म। जो साइटोलॉजी टर्म है वो किसने दिया था? तो साइटोलॉजी टर्म दिया था हर्टविग ने। किसने दिया था? हर्टविग। देखिए डिफरेंस है, साइटोलॉजी शब्द अलग है, सेल शब्द अलग है। जो सेल टर्म जो है वो अलग डिस्कवरी हुई थी और साइटोलॉजी के जो फादर है वो अलग है। सभी चीजों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर आपको। सबसे पहले अपन देख रहे हैं साइटोलॉजी टर्म कि जो साइटोलॉजी टर्म है ये किसने दिया था? तो द टर्म साइटोलॉजी वाज गिवन बाय हर्टविग। जो हर्टविग जो है, हर्टविग ने सबसे पहले साइटोलॉजी टर्म के बारे में बताया था। देन नेक्स्ट जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी। जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है वो अपन किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी हम कहते हैं रॉबर्ट हुक को। किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है वो किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। द नेक्स्ट अपने सामने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है जो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी जो है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी जो है वो किसे कहेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी अपन कहते हैं कार्ल पी स्वानसन को। किसको कहते हैं? कार्ल पी स्वानसन को। तीनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहला है साइटोलॉजी टर्म जो हर्टविग ने दिया था, देन उसके बाद में फादर ऑफ साइटोलॉजी जो रॉबर्ट हुक ने दिया था, देन उसके बाद में है मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी जो है वो है कार्ल पी स्वानसन। देन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो अपने सामने लिखा हुआ है कि जो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी है वो किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी हम कहते हैं किसको? डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा को। किसको कहते हैं? डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जो है इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। क्या आप लोगों को चारों पॉइंट क्लियर है? चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान में रखें। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में? हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में कि सेल की हिस्ट्री से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है अपने सामने वो है डिस्कवरी ऑफ सेल से। किससे? डिस्कवरी ऑफ सेल। सभी जानते हैं कि जो सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1665 में बाय द रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा डिस्कवरी करी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी हुई थी, जिसमें इन्होंने एग्जामिन करा था स्लाइस ऑफ कॉर्क के ऊपर। जो कॉर्क का एक टुकड़ा लिया था और उस कॉर्क के एक टुकड़े के ऊपर इन्होंने इनके रिसर्च को किया था। क्या आप लोगों को पॉइंट क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट जो है कि जो सेल की जो हिस्ट्री है
वो किसके द्वारा, सेल हिस्ट्री के बारे में सबसे पहला सेल के बारे में किसने डिस्कवरी करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी, जिसमें इन्होंने एग्जामिन करा था ए स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक कॉर्क का एक स्लाइस लिया था, उसके ऊपर इन्होंने इनकी रिसर्च करी थी। और इन्होंने जो इनकी रिसर्च करी थी अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये जो इन्होंने माइक्रोस्कोप का जो यूज करा था, इसमें इन्होंने मैग्निफिकेशन रखा था इसका 42 टाइम्स, मतलब जो सेल की जो साइज थी उस साइज को कितना बड़ा करके इन्होंने देखा, 42 टाइम्स जूम करके इन्होंने देखा था। जो इसका मैग्निफिकेशन जो था, इसका जो मैग्निफिकेशन था बेटा वो कितना था, 42 टाइम्स था। कितना था, 42 टाइम्स था। क्या पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? देन नेक्स्ट जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी, जो कॉर्क जो देखा था, कॉर्क स्लाइस ऑफ कॉर्क जो देखा था, वो एक्चुअल में क्या था, तो वो था एक्चुअल में डेड बार्क। क्या था, डेड बार्क। जो स्लाइस रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क की जो स्लाइस देखी थी वो एक्चुअल में क्या था, वो था डेड बार्क। क्या था, डेड बार्क। हम पढ़ते हैं ना मृत कोशिका की सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो किसकी हुई थी, मृत कोशिका, नॉन लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, जो कौन सी थी, जिसको अपन बोलते हैं कॉर्क, जिसका नाम जो कौन सी थी, डेड बार्क था। क्या था, किसकी कोशिका थी, डेड बार्क की कोशिका थी, जो एक स्पेनिश ओक है। क्या है, स्पेनिश ओक है, जिसका नाम है क्विरकस सुबर, जिसका नाम है क्विरकस सुबर। जो रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के टुकड़े को लिया, उस कॉर्क के टुकड़े को, कॉर्क टुकड़ा का था डेड बार्क का था, जो था स्पेनिश ओक, जिसे हम कहते हैं क्या, क्विरकस सुबर। क्या बोलते हैं, क्विरकस सुबर। इसके ऊपर रिसर्च करी थी रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने बताया था सबसे पहले किसके बारे में, सेल के बारे में। किसके बारे में बताया था, सेल के बारे में। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने पहले जो सेल की जो डिस्कवरी करी थी, एक्चुअल में वो सेल थी ही नहीं। तो फिर वो क्या था, जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की जो डिस्कवरी करी थी वो एक्चुअल सेल थी ही नहीं, एक्चुअल सेल थी ही नहीं। फिर सेल की जगह पर वो क्या था, तो वो था सेल वॉल। क्या था, सेल वॉल। सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी करी थी वो सेल नहीं थी, वो क्या था, सेल वॉल थी। क्या थी, सेल वॉल। जिसको इन्होंने लेटर ऑन टाइम किसके अंदर बताया था, माइक्रोग्राफिया के अंदर। इन्होंने वापस से इनकी जो बुक थी, जो माइक्रोग्राफिया जो थी, इस माइक्रोग्राफिया के अंदर बाद में इन्होंने वापस से बताया कि जो मेरी जो डिस्कवरी जो थी, जो सेल की जो डिस्कवरी, जो डेड सेल जो थी जिसकी डिस्कवरी इन्होंने करी थी, वो एक्चुअल में सेल थी ही नहीं, वो क्या थी, एक सेल वॉल थी। क्या थी, सेल वॉल। क्योंकि इन्होंने वहां पर शब्द बताया था एक बोटल कॉर्क के बारे में। किसके बारे में बताया था, बोटल कॉर्क के बारे में, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जहां पर इन्होंने शब्द दिया था सेल्यूला। क्या नाम दिया था, सेल्यूला। अगर हम इस सेल्यूला के मीनिंग को समझे, इन्होंने सेल के बारे में बताया और उस समय इन्होंने सेल को क्या नाम दिया, उस समय इन्होंने सेल को नाम दिया था सेल्यूला। और सेल्यूला का अगर मीनिंग समझे तो सेल्यूला का मीनिंग होता है एक होलो स्पेस, एक खोखली जगह। क्या होती है, एक खोखली जगह, एक होलो स्पेस, एक खोखली जगह होती है, जिसके बारे में इन्होंने बताया था, जिसके बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया। और वहां पर उन्होंने सेल नाम ना देकर के सबसे पहले क्या नाम दिया था, इसको सेल्यूला नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सेल्यूला। एक बार फिर से पूरा रिपीट करते वापस से, सबसे पहले जो सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो करी थी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। इन्होंने एग्जामिन करा था थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक कॉर्क का एक स्लाइस लिया, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी थी अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसका मैग्निफिकेशन कितना था, 42 टाइम्स। जो इन्होंने रिसर्च करी थी, जो इनकी डिस्कवरी थी वो थी कॉर्क के ऊपर। और कॉर्क क्या था, एक डेड बार्क तक का था। किसका था, डेड बार्क का था। जो क्या है, स्पेनिश ओक है। क्या है, स्पेनिश ओक, जिसे हम कहते हैं क्विरकस सुबर। क्या बोलते हैं, क्विरकस सुबर। ये जो इन्होंने सेल की जो डिस्कवरी करी थी, एक्चुअल में वो सेल थी ही नहीं, वो क्या था, सेल वॉल थी। क्या थी, सेल वॉल। क्यों, उस समय उन्होंने नाम दिया था उसे सेल्यूला। क्या नाम दिया था, सेल्यूला। और जो सेल्यूला जो है, सेल्यूला का मतलब होता है होलो स्पेस, एक खोखली जगह। क्या होती है, खोखली जगह। जो इन्होंने बताया कि जो रिसर्च थी उसमें वो सेल थी नहीं, वो क्या था, सेल वॉल था। उसको उन्होंने वापस से पब्लिश करा और वापस से बताया कौन सी बुक के अंदर, माइक्रोग्राफिया के अंदर। वापस से रिपीट इन्होंने उसको क्या करा, पब्लिश करा। देन नेक्स्ट अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगले पेज की ओर मूव करते हैं। अगला है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। अगला जो है वो है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। बात करें इस लिविंग सेल के बारे में, तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है 1674 में सबसे पहले, 1674 में सबसे पहले एंटोन वॉन एंड ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवरी करी। किसने करी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले किसकी डिस्कवरी करी थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। जिसमें इन्होंने बताया जो सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो कौन सी थी, प्रोटोजोल सेल थी।
प्रोटोजोअल सेल थी, बैक्टीरियल सेल, आरबीसी और स्पर्म ऑफ मैमल्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? स्पर्म ऑफ मैमल्स के बारे में बताया, प्रोटोजोअल सेल के बारे में बताया, बैक्टीरियल सेल के बारे में बताया और आरबीसी के बारे में बताया था। सबसे पहले जो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? एंटोन वॉन एंड लीवेनहॉफ के द्वारा सन 1674 में। कब डिस्कवरी करी थी? 1674 में इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी करी थी और वहां पर इन्होंने बनाया था एनिमल कल्चर। क्या बनाया था? एनिमल्क्यूल्स। पॉइंट कितना क्लियर है? देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। देन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। हम जानते हैं कि बेसिकली जो सेल जो होती है इसको हम दो पार्ट में, दो अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन सी सेल है? एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है कौन सी? यूकैरियोटिक सेल। बात करें इस प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है इनके दो बेसिक डिफरेंस, जो कुछ बेसिक डिफरेंस आपके सामने दे रखे हैं, जिसमें इस सेल को हम बेसिकली तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, और दूसरा हम डिवाइड करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के अकॉर्डिंग, और तीसरा हम डिवाइड करेंगे साइटोस्केलेटन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? साइटोस्केलेटन के अकॉर्डिंग। बेसिकली ये जो सेल जो है, सेल को हम तीन अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो कॉमन डिफरेंस है उन डिफरेंस को हम तीन तरीके से शो कर रहे हैं, न्यूक्लियस के आधार पर, एक सेल ऑर्गेनेल्स के आधार पर और एक साइटोस्केलेटन के आधार पर। किसके आधार पर? साइटोस्केलेटन के आधार पर। तो हम शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छे से ध्यान देकर के इसको समझिएगा, आपके एक एक पॉइंट जो रहेंगे वो क्लियर करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इससे क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है सेल की साइज को लेकर के। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है सेल की साइज को लेकर के। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो स्मॉल होती है। कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होती है, जिसकी साइज होती है 1 से लगा करके 10 माइक्रोन, जिसकी साइज होती है 1 से लगा करके 10 माइक्रोन। और यूकैरियोटिक सेल जो होती है, इस यूकैरियोटिक सेल की साइज होती है 5 से लगा करके 100 माइक्रोन तक की। कितनी होती है? 5 से लगा करके 100 माइक्रोन तक की इसकी साइज होती है। देन नेक्स्ट अपन बात करें न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा अपन पॉइंट को चेंज करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट को घुमाते हैं और अपन पढ़ते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? लेस डेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? लेस डेवलप्ड। लेकिन वहीं बात करें हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम वेल डेवलप्ड होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस इसके अंदर बना होता है। क्या पॉइंट मेरा क्लियर है? अपन पढ़ते हैं कैसे लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस के बारे में अपन किस तरह बात कर रहे हैं। यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि यहां पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहनी चाहिए, जो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होना चाहिए वो यहाँ पर अब्सेंट है। कौन अब्सेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। कौन अब्सेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। और साथ में न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर क्या रहता है बच्चे? अब्सेंट रहता है। न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर अब्सेंट रहता है। क्या पॉइंट मेरा आप लोगों को क्लियर है? क्या पॉइंट क्लियर है कि क्या क्या बताया मैंने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है और न्यूक्लियोलस अब्सेंट है। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला, कि इसमें क्या होता है? बेसिकली क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर जो रहते हैं, इन क्रोमेटिन फाइबर हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्रोमेटिन फाइबर में जो हिस्टोन प्रोटीन है वो यहाँ पर क्या रहती है? अब्सेंट रहती है। क्या रहती है? इन क्रोमेटिन फाइबर हिस्टोन प्रोटीन आर अब्सेंट। जो क्रोमेटिन फाइबर है इनमें जो हिस्टोन प्रोटीन रहती है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है। अब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती तो इसकी जगह पर क्या देखने को मिलेगा अपने को? एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? हिस्टोन प्रोटीन की जगह पर हमें देखने को मिलेगी बेटा
नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या देखने को मिलेगी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगी। सर नेक्स्ट और इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, हम जानते हैं प्रोटीन जो है वो बनी होती है किससे? अमाइनो एसिड से। किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। तो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर होते हैं ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन अमाइनो एसिड। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है इसके अंदर रहेगा ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन, टायरोसिन अमाइनो एसिड। कौन से रहते हैं? ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन अमाइनो एसिड रहते हैं। क्या पॉइंट मेरा आप लोगों को क्लियर है? एक बार फिर से वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो क्रोमेटिन फाइबर है इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होना चाहिए वो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती है। हिस्टोन प्रोटीन की जगह पर होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी रहती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहती है इसके अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो होते हैं कौन से? ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन। कौन से रहते हैं? ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन। अब बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। बोले सर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ऑब्वियसली होगी, तो यहाँ पर अपने को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। अब जो क्रोमेटिन फाइबर जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जो क्रोमेटिन फाइबर जो है बेटा, जो क्रोमेटिन क्रोमेटिन फाइबर जो है, इन क्रोमेटिन फाइबर में अब हमें मिलेगी यहां पर हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी मिलेगी? हिस्टोन प्रोटीन मिलेगी। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन रहेगी, इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड रहेंगे वो रहेंगे लाइसिन और अर्जिनिन। कौन से अमाइनो एसिड रहने वाले हैं? लाइसिन अमाइनो एसिड रहने वाला है और अर्जिनिन अमाइनो एसिड रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है बेटा अमाइनो एसिड? लाइसिन और अर्जिनिन अमाइनो एसिड रहने वाले हैं। पॉइंट को इंपॉर्टेंट स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट बना ले कि जो यूकैरियोटिक सेल रहती है इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। इन क्रोमेटिन फाइबर में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, इस हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और अर्जिनिन अमाइनो एसिड होते हैं। कौन से अमाइनो एसिड होते हैं? लाइसिन और अर्जिनिन। बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक लेस अमाउंट में डीएनए अपने को देखने को मिलेगा। देखो यहां पर जो डीएनए रहेगा वो कम मात्रा में मिलेगा, लेस अमाउंट में अपने को डीएनए मिलेगा बेटा, लेस अमाउंट में डीएनए मिलेगा। सर लेस अमाउंट में किस तरह से अपन पता लगाएंगे? बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो रेशियो रहता है वो रहता है एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन लेस देन 1। कितना रहेगा बच्चे? लेस देन 1 रहेगा। एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन का जो रेशियो रहने वाला है वो लेस देन कितना रहने वाला है? लेस देन 1 रहने वाला है। यहीं पर अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल के बारे में, किसके बारे में? यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो यहां पर रहता है डीएनए। यहां हमें मिलेगा बच्चे डीएनए। यहां पर पाया जाता है डीएनए, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहां पर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और बेसिक रेशियो के बारे में हम बात करें तो बेसिक रेशियो जो रहने वाला है एडेनिन प्लस थाइमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन का जो रेशियो रहने वाला है वो इधर रहने वाला है मोर देन 1। कितना रहने वाला है? मोर देन 1 रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट और स्टार पॉइंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। हमने जो भी बात करी है उस सभी बातों के लिए और क्या इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में देखना। ए न्यूक्लियस विच कंटेंट अबव द कैरेक्टर नोन एज जीनोफोर्स। जो भी मैंने न्यूक्लियस के बारे में आपको ऊपर कंटेंट जो कैरेक्टर बताए वो सबको अपन क्या बोलते हैं? जीनोफोर्स बोलते हैं, या फिर अपन क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। इस प्रकार के न्यूक्लियस को अपन क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं फाइब्रिल न्यूक्लियस, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं प्रोक्रोमोसोम। क्या बोल सकते हैं? प्रोक्रोमोसोम। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे, अपना क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। हर एक तरीके से अपने को तैयार रहना है, हर प्रकार से अपने को हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अपने को तैयार रहना है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या क्या मैंने बताया है। जीनोफोर्स के नाम से पूछ सकता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी पूछे तो बताना है, न्यूक्लियोइड और फाइब्रिल न्यूक्लियस और प्रोक्रोमोसोम। इन सभी चीजों के बारे में सभी तरीके से अपने से सवाल पूछ सकता है। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट अपन अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता रखा है यहां पर बेटा आप लोगों को।
नेक्स्ट अपने को देखना है सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं? सेल वॉल के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेल वॉल में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले अपन देख रहे हैं यू वेक्टर। यू वेक्टर जो है, ये जो यू वेक्टर है बेटा, इस यू वेक्टर की जो सेल वॉल है ये बनी होती है किससे? यू वेक्टर की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन रहते हैं इसके अंदर रहता है म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। क्या रहता है इसके अंदर? इसके अंदर रहता है बेटा म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। क्या रहता है? म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड रहता है। क्या रहता है? म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड रहता है। देन नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है, जैसे कि माइकोप्लाज्म। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? माइकोप्लाज्म। जहां पर हमें सेल वॉल एब्सेंट मिलेगी बेटा। क्या मिलेगी? सेल वॉल एब्सेंट मिलेगी। माइकोप्लाज्म में हमें सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट अपन बात करें आर्की बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? आर्की बैक्टीरिया के अंदर। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बनी होती है? आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है बच्चे प्रोटीन से। और लिखेंगे अपन ग्लाइकोप्रोटीन। क्या लिखेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। और साथ में अपन लिखेंगे नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड। क्या लिखेंगे? इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट को बढ़ाते हैं आगे। नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड। नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड। और एक और पॉइंट होता है, एक और, जिसे अपन कहते हैं स्यूडोम्यूरिन। क्या बोलते हैं? म्यूरिन। क्या बोलने वाले हैं इसको? म्यूरिन बोलने वाले हैं। क्या पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? क्या पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इन एसिटोबैक्टर जाइलिनम और जाइमोसैकेरिन। जो जाइमोसैकेरिन है और जो जाइलिनम जो है इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज से बनती है। पॉइंट को ध्यान में रखें, पॉइंट को ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एसिटोबैक्टर जाइलिनम है, जो एसिटोबैक्टर जाइलिनम है और जाइमोसैकेरिन जो है, इनकी जो सेल वॉल है ये बनी होती है किससे? इनकी जो सेल वॉल है ये बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है बच्चे? सेल्यूलोज से बनी होती है। क्या आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पॉइंट क्लियर है? क्या आप लोगों को प्रोकैरियोटिक का क्लियर है? देन नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम देखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। किसके बारे में? डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में। जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं ये बने होते हैं सेल्यूलोज और पेक्टिन से। किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज और पेक्टिन से बने होते हैं। देन इसके बाद में अगला है डाइटोम्स। जो डाइटोम्स जो होते हैं ये बने होते हैं सेल्यूलोज और सिलिका से। किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज और सिलिका से। किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज और सिलिका से बने होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, जो स्लिम मोल्ड होते हैं, जो स्लिम मोल्ड होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, यूग्लिना जो होता है, इन सभी के अंदर जो सेल वॉल एब्सेंट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बना ले इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना ले। स्लिम मोल्ड, प्रोटोजोआ और यूग्लिना के अंदर जो सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। देन नेक्स्ट इस पॉइंट को अपन आगे की ओर लेते हैं, इस पॉइंट को आगे की ओर लेते हैं, अगले पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट है अगला स्लिम मोल्ड। अब देखो जो स्लिम मोल्ड रहते हैं, सेल वॉल ऑफ स्पोर्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब देखो इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल स्पोर्स होते हैं जो किससे बने हुए होते हैं? सेल्यूलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से। देन इन प्लांट सेल वॉल, इन प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। जो प्लांट्स जो रहते हैं इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसके द्वारा बनी होती है? इनके अंदर जो सेल वॉल रहती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इन फंगी सेल वॉल, इन फंगाई सेल वॉल वाज मेड अप ऑफ काइटिन। जो फंगाई जो रहती है, इस फंगाई के अंदर जो सेल वॉल जो बनती है बच्चे, इन फंगाई के अंदर जो सेल वॉल बनेगी वो बनेगी काइटिन के अंदर। किसके द्वारा बनेगी? काइटिन के द्वारा बनेगी। अब एक और फंगाई का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा अपन पॉइंट को चेंज करते हैं और यहां पर देखते हैं कि जो ओमिसाइट ग्रुप जो है फंगाई का, कौन सा वाला ग्रुप? ओमिसाइट ग्रुप जो है फंगाई का, इसमें जो सेल वॉल रहती है वो किससे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है। किससे बनती है बच्चे? सेल्यूलोज से बनेगी। जो ओमिसाइट ग्रुप रहता है, ओमिसाइट ग्रुप में जो सेल वॉल जो बनती है, फंगस की जो सेल वॉल बनती है वो किसके द्वारा बनती है? सेल्यूलोज के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? सेल्यूलोज के द्वारा बनती है। देन नेक्स्ट अगला अपन बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। इन एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन पॉइंट को थोड़ा सा और बदलते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपने को सेल वॉल देखने को मिलती है।
जैसे कि जो सेल वॉल जो रहती है वो कैसी रहती है, फाइब्रस लेयर प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है, फाइब्रस लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे अपन कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर जो सेल वॉल जो रहती है एक फाइब्रस लेयर होती है, इस फाइब्रस लेयर को अपन कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ये ग्लाइकोकेलिक्स जो है बनी होती है म्यूसिन, सेलिक एसिड और हाइल्यूरोनिक एसिड और कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनी होती है। इन सभी कंटेंट से, इन सभी कंपोजिशन से बनती है मैमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर सेल, जिसको अपन बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या पॉइंट आप लोगों को क्लियर है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी पॉइंट को स्टार बना ले, सभी पॉइंट को स्टार बना ले, आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में अगला जो डिफरेंस है वो है सेल मेम्ब्रेन से। किससे, सेल मेम्ब्रेन से। सबसे पहला अपन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर कि इसमें पाए जाते हैं बच्चे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम। और बाय इनफोल्डिंग मेसोसोम्स आर फॉर्म, यहां पर बनते हैं मेसोसोम्स और रेस्पिरेटरी एंजाइम। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेसोसोम्स भी नहीं होते और रेस्पिरेटरी एंजाइम दोनों नहीं होते। रेस्पिरेटरी एंजाइम भी एब्सेंट होते हैं और मेसोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं कुछ और अलग इसके अलावा और पॉइंट्स के बारे में कि जो माइकोप्लाज्म जो रहते हैं, जो माइकोप्लाज्म जो रहते हैं, माइकोप्लाज्म में बेटा मेसोसोम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, मेसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं, यहां पर मेसोसोम एब्सेंट होते हैं। सर मेसोसोम एब्सेंट होते हैं कहां पर, माइकोप्लाज्म में। एक और पॉइंट है आपके सामने, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। बोले जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनमें भी मेसोसोम्स नहीं होते हैं। बोले मेसोसोम्स की जगह पर कुछ और चीजें होती हैं जिसे अपन कहते हैं लेमेलासोम्स। क्या बोलते हैं, इन इन प्लेस ऑफ मेसोसोम, इन प्लेस ऑफ mesosomes, in place of mesosomes, lemelasomes are present. In place of mesosomes, lemelasomes are present. क्या पॉइंट आप लोगों को क्लियर रहेगा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्म में मेसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है इसमें मेसोसोम्स की जगह पर अपने को क्या देखने को मिलता है, लेमेलासोम्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, लेमेलासोम्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर रहते हैं, जिसमें पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। क्या देखने को मिलेंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम देखने को मिलेंगे। क्या पॉइंट मेरा आप लोगों को क्लियर है, क्या पॉइंट मेरा आप लोगों को क्लियर है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, अगले पेज की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट पेज की ओर मूव करेंगे और आगे अपन देखेंगे कुछ की पॉइंट के बारे में, कुछ की पॉइंट के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ध्यान से समझे सभी पॉइंट को। मेसोसोम, which contain mesosome which formed by the infolding of the cell membrane contain respiratory enzyme and is similar to the mitochondria। जो मेसोसोम्स जो होते हैं ये क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है दैट कंटेन द रेस्पिरेटरी, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को, रेस्पिरेटरी एंजाइम देखने को मिलते हैं जो सिमिलर होते हैं किसके जैसे, जो सिमिलर होते हैं किसके समान होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के समान। इन सिमिलर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is similar to the mitochondria of eukaryotic cell। ये पॉइंट यहीं पर है, अलग से नहीं है, इस पॉइंट को यहां पर ध्यान रखें, of eukaryotic cells। Then next, these mesosomes also helpful in the replication of xenopores। यही जो मेसोसोम्स जो होते हैं ये मेसोसोम्स कहां पर मदद करते हैं, ये मेसोसोम्स रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। कहां पर मदद करते हैं, रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। किसके, जीनोफोर्स के समय रेप्लिकेशन, जीनोफोर्स में रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इज सेम, दोनों में सेम रहती है स्ट्रक्चर। पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट सेल वॉल व्हिच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द लाइसोसोम ऑफ द एनिमल सेल। बोले ये जो इसमें जो स्ट्रक्चर जो रहती है वो किसके सिमिलर रहती है, बिल्कुल एकदम एनिमल सेल के जो लाइसोसोम रहता है उसके सिमिलर रहती है। देन नेक्स्ट अगला अपन देखते हैं, देन नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देन नेक्स्ट नेक्स्ट है अगला कैरेक्टर है
अगला जो टाइप है वो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। किसके बारे में? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम बात करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जैसे कि हम जानते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, कौन सा हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर गोल्जी बॉडी है, या फिर लाइसोसोम है, या लाइसोसोम। ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। देन यूकैरियोटिक में बात करें तो यूकैरियोटिक में सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे। ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अपने को देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, और थाइलेकोइड्स जो होते हैं, इनके अंदर पाया जाता है गैस वैक्यूल। इनके अंदर पाया जाता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसे अपन बोलते हैं गैस वैक्यूल्स। क्या बोलेंगे? गैस वैक्यूल्स बोलेंगे। क्या आप लोगों को पॉइंट क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर और थाइलेकोइड्स के अंदर पाए जाते हैं गैस वैक्यूल। क्या देखने को मिलेगा? गैस वैक्यूल देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट अगला डिफरेंस जो आने वाला है, वो वैक्यूल से रिलेटेड रहने वाला है। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर सेफ वैक्यूल अब्सेंट रहते हैं, लेकिन गैस वैक्यूल हो सकते हैं, में अकर यहाँ पर सेफ वैक्यूल जो रहते हैं, बेसिकली वैक्यूल्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। जब अपन वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको वैक्यूल्स के बारे में बताऊंगा। अभी अपन 2 वैक्यूल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सेफ वैक्यूल अब्सेंट होते हैं, लेकिन गैस वैक्यूल जो रहते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें सेफ वैक्यूल जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं प्लांट सेल के अंदर। यहाँ पर सेफ वैक्यूल नहीं मिलेंगे और यहाँ पर अपने को सेफ वैक्यूल देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, देन अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पेज है वो है राइबोसोम से संबंधित। अगला जो डिफरेंस है वो है राइबोसोम से रिलेटेड। इस राइबोसोम से रिलेटेड सभी जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं 17S राइबोसोम। कौन से पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम देखने को मिलते हैं। कौन से राइबोसोम देखने को मिलेंगे? 70S राइबोसोम देखने को मिलेंगे। और यूकैरियोटिक सेल जो होती है, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं, कौन से? यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं 18S टाइप राइबोसोम। कौन से देखने को मिलेंगे? 18S टाइप राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें मिलते हैं 70S टाइप राइबोसोम और यूकैरियोटिक में हमें मिलते हैं 18S टाइप राइबोसोम। क्या बात आप लोगों को मेरी क्लियर रहेगी? क्या बात क्लियर रहेगी? अब जो 70S टाइप राइबोसोम जो रहते हैं ये फ्री प्रेजेंट रहते हैं। कहां पर प्रेजेंट रहेंगे? साइटोप्लाज्म में। जो हमें कहां पर मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। साइटोप्लाज्म में फ्री घूमते फिरते टहलते हुए अपने को देखने को मिल जाएंगे। 70S टाइप राइबोसोम जो है अपने को कहां पर मिलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर अपने को घूमते हुए मिलते हैं। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो राइबोसोम्स जो रहते हैं ये पॉलीसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। किसके फॉर्म में? पॉलीसोम्स के फॉर्म में। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम रहेंगे वो रहेंगे 18S टाइप राइबोसोम। कौन से मिलेंगे? 18S टाइप अपने को राइबोसोम मिलते हैं। इसमें भी अपने को 70S टाइप राइबोसोम भी मिलते हैं, लेकिन 70S टाइप राइबोसोम जो रहेंगे वो रहेंगे क्लोरोप्लास्ट में। कहां पर मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। और जो 55S टाइप राइबोसोम जो रहेंगे वो मिलते हैं अपने को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमेलियंस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। 3 तरह के मैंने आप लोगों को राइबोसोम बताए हैं। एक बताए हैं 18S टाइप राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेंगे। जो 70S टाइप राइबोसोम रहेंगे वो मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट में, और जो 55S टाइप राइबोसोम रहेंगे वो मिलेंगे अपने को माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमेलियंस के अंदर। कहां पर मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमेलियंस के अंदर। देन नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं,
अगला पॉइंट जो है वो है राइबोसोमल यूनिट से। किससे है अगला पॉइंट? राइबोसोमल यूनिट से रहने वाला है। इस राइबोसोमल यूनिट के बारे में हम देखें, इस राइबोसोमल यूनिट के बारे में हम देखें तो हम जानते हैं कि जो राइबोसोम जो है इसकी दो सब यूनिट होती है। कितनी सब यूनिट होती है बेटा? दो सब यूनिट होती है। एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट होती है, इस राइबोसोमल जो यूनिट है इसमें जो 17S टाइप राइबोसोम है इनकी दो सब यूनिट मिलेगी हमें, एक लार्ज सब यूनिट और एक कौन सी? स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट रहती है ये रहती है 50S राइबोसोम, कौन सी रहती है? 50S टाइप। और जो स्मॉल सब यूनिट रहती है ये रहती है 30S टाइप, ये रहती है 30S टाइप। एक रहती है 50S टाइप और एक रहती है 30S टाइप। काफी समय से एक पॉइंट आता जा रहा है, ये एस क्या है? तो एस होती है स्वेडबर्ग यूनिट। क्या होती है? इस एस को ध्यान में रखें, ये होती है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, ये जो स्वेडबर्ग यूनिट जो है ये क्यों दी गई थी? तो ये दी गई थी सेडिमेंटेशन के लिए, सेडिमेंटेशन के लिए, सेडिमेंटेशन के लिए। इसका मतलब होता है कि जब किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर घुमाया जाता है तो जिस रेट से वो सेडिमेंट होती है, जिस रेट से वो सेडिमेंट होगी उसे हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट। क्या बोलेंगे उसे हम कहेंगे सेडिमेंटेशन रेट। बात करें राइबोसोम के अंदर तो जो लार्ज सब यूनिट होती है ये सेडिमेंट होती है 15S से और स्मॉल सब यूनिट है ये सेडिमेंट होती है 13S यूनिट से। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक के बारे में बात करें तो जो 18S टाइप राइबोसोम है, 18S टाइप राइबोसोम है, इसके अंदर जो लार्ज सब यूनिट रहने वाली है और एक अपन लिख लेते हैं स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट रहने वाली है ये रहने वाली है 17:30, 70-30 में रहने, 60-40 में रहने वाली, 60 और 40। जो 80S टाइप है ये सेडिमेंट होती है 60S सेडिमेंटेशन रेट से और ये होगी 40S टाइप, 14S सेडिमेंटेशन रेट से। क्या याद रहेगा आप लोगों को? दोनों पॉइंट याद रहेंगे। जो 80S टाइप रहते हैं इनमें 60 और 40 अपने को ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट एक और है 55। कौन सी है? 55। जो 55 रहती है इसमें जो लार्ज सब यूनिट रहती है, कौन सी? जो लार्ज सब यूनिट रहती है ये रहती है 35S। जो लार्ज सब यूनिट रहेगी ये रहेगी 35S की और जो स्मॉल सब यूनिट रहेगी, जो स्मॉल सब यूनिट रहेगी ये रहेगी 25S। कौन सी रहेगी? 25S। दोनों को ध्यान में रखना है। गलत जगह लिख दिया अपन ने, एक मिनट यहां पर लिखते हैं। ये रहेगी 35S और ये रहेगी 25S। दोनों पॉइंट को क्लियर रखना है, दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। 17S का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 50-30 में दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। ये जो रहती है ये लार्ज सब यूनिट 60S से और इसमें स्मॉल सब यूनिट 40S से। इसमें लार्ज सब यूनिट 35 से और इसमें 25 से। दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन इसके बाद में अगला जो सवाल है वो है किससे? राइबोसोमल डाइमर से। तो अगला जो सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट है राइबोसोमल डाइमर। कौन सा है? राइबोसोमल डाइमर। राइबोसोमल डाइमर की बात करें तो 17S प्लस 17S, यहां पर जो सेडिमेंटेशन रेट रहती है 70S प्लस 70S रहने वाला है और दोनों को एक साथ मिलाकर के हम रखते हैं 100S में। 100S में दोनों को एक साथ मिलाकर के अपन रखेंगे किसमें? 100S में। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोमल डाइमर में। तो इधर रहता है 80S प्लस 80S, दोनों तरफ 80S प्लस 80S और दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो राइबोसोमल डाइमर बनेगा 120S का। कितने का बनेगा? 120S का बनेगा। क्या पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखें। पहले हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा, फिर राइबोसोमल यूनिट और फिर हम पढ़ रहे हैं राइबोसोमल डाइमर के बारे में, राइबोसोमल डाइमर के बारे में। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देन नेक्स्ट अपन इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसमें हम देखते हैं a small and the large subunit of ribosome attach with each other with the help of the magnesium ion और जिसकी मोलरिटी रहती है 0.001 ml। देखो ध्यान रखना, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो रहती है राइबोसोम की जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट होती है ये दोनों आपस में जुड़ती है मैग्नीशियम आयन से। किससे जुड़ती है? मैग्नीशियम आयन से, जिसकी मोलरिटी होती है, जिसका मोलर कंसंट्रेशन होता है 0.001 मोलार। कितना होता है?
0.001 मोलार। जो मैग्नीशियम जो है क्या करता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। जो मैग्नीशियम जो है बेटा वो क्या करेगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ में, विथ फॉस्फेट ग्रुप के साथ में मिलकर के क्या बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। और जो रिमेनिंग रहता है और फॉस्फेट ग्रुप of RNA of 2 subunit, if this concentration is increased 10 times more, 0.001 molar concentration, then ribosome dimer are formed or it is inactive. Then अगर क्या होगा, जैसे ये concentration 10 times increase होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, जो राइबोसोमल डाइमर रहेगा वो क्या हो जाएगा, बनना बंद हो जाएगा। वैसे ही राइबोसोमल डाइमर बनना बंद हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम आल्सो डिस्कस एट जेनेटिक्स, हम वहां पर भी इसके बारे में बात करेंगे, जेनेटिक्स में भी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट थे जो यहाँ पर अपन राइबोसोम के बारे में बात करी, मैंने आप लोगों को बताया है। तो ध्यान दे, अपन ने यहाँ पर कुछ राइबोसोम का देखा था, उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है। देन नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अगले पेज की ओर, नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं अगला सेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में, सेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगला डिफरेंस जो हम देखने जा रहे हैं वो सेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं। बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है वो बंद रहता है, लेकिन यहाँ पर अब्सेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर क्या रहेगा, अब्सेंट। क्या रहेगा, अब्सेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर क्या होता है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट रहेगा। कौन प्रेजेंट रहेगा, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट रहेगा। क्या पॉइंट मेरा आप लोगों को क्लियर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट रहता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पर क्या मिलेगा, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट मिलता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट मिलता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं सेल डिवीजन। अगला जो टाइप है, अगली जो कैटेगरी है वो है सेल डिवीजन को लेकर के। इस कैटेगरी में हम देखते हैं only a mitotic present, only a mitosis division present, only a mitosis is present। ए माइटोसिस को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ए माइटोसिस क्या होता है। ए माइटोसिस के बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। जो ए माइटोसिस है क्या होता है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर सेल डिवीजन में प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ क्या मिलता है, ए माइटोसिस मिलता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर हमें ए माइटोसिस भी मिलेगा, माइटोसिस भी मिलेगा और मियोसिस भी मिलेगा, और साथ में मियोसिस भी मिलेगा। तीनों प्रकार के सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं, तीनों प्रकार के सेल डिवीजन इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट है अगला साइक्लोसिस। बात करें प्रोकैरियोटिक के अंदर, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर साइक्लोसिस अब्सेंट रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर हमें प्रेजेंट मिलेगा। देन नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम स्टेज। कौन सा, क्रोमोसोम स्टेज। ओनली ध्यान रखना, यूकैरियोटिक के अंदर ओनली हैप्लॉइड क्रोमोसोम प्रेजेंट। यूकैरियोटिक के अंदर हमें कैसे मिलेंगे, यूकैरियोटिक के अंदर हमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम मिलेंगे, यूकैरियोटिक के अंदर हमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो है, ये जो प्रोकैरियोटिक है इसके अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार के क्रोमोसोम मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर हमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार के हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, दोनों प्रकार की क्रोमोसोम स्टेज हमें देखने को इसके अंदर मिलती है। देन अगली जो कैटेगरी होने वाली है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रेजेंट रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो रहेगा वो अब्सेंट रहेगा। नाइट्रोजन
नाइट्रोजन फिक्सेशन जो रहेगा वो एब्सेंट रहेगा। देन नेक्स्ट आता है प्लाज्मिड। नेक्स्ट आता है प्लाज्मिड। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मिड जो है प्रेजेंट रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्लाज्मिड रहता है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मिड जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, स्पेशली प्रेजेंट इन यीस्ट, लेकिन एक्सेप्शनली प्रेजेंट इन यीस्ट। यहां पर भी कुछ अलग से पॉइंट है, यहां पर भी कुछ एक्सेप्शनल है, यहां पर भी कुछ एक्सेप्शनल है। कहां पर मिलेगा हमें, कहां पर मिलेगा, तो यीस्ट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, यीस्ट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी हमें प्लाज्मिड जो है वो कहां देखने को मिल जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। दो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो है प्लाज्मिड, और एक है एमाइटोसिस, एक है प्लाज्मिड और एक है अपने पास में एमाइटोसिस, और एक और शब्द आया है एपिजोम। क्या आया है, एपिजोम के बारे में। तो करते हैं शुरू, देखते हैं सबसे पहले प्लाज्मिड क्या होता है। इन बैक्टीरियल सेल एन एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट नोन एज प्लाज्मिड। कोई बैक्टीरियल सेल जो है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्लाज्मिड। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा प्लाज्मिड कहेंगे। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फेनोटाइप कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। ये जो प्लाज्मिड जो रहता है इसमें होती है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी, जो हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। क्या पॉइंट मेरा आप लोगों को क्लियर है? मैंने आप लोगों को प्लाज्मिड बताया है। प्लाज्मिड क्या होता है, किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना, किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना। देन नेक्स्ट आता है एपिसोम। इफ देयर प्लाज्मिड अटैच विद द मेन क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियल सेल देन इट इज नोन एज एपिसोम। क्या होता है, जब कोई प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के मेन क्रोमोसोम से, जब कोई प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के मेन क्रोमोसोम से अटैच होता है, तो उसे हम कहते हैं एपिसोम। उसे हम कहेंगे क्या, एपिसोम कहेंगे। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो काफी देर हो गई है आप लोगों को डाउट है इसका कि सर एमाइटोसिस क्या होता है। ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर सेल डिवाइड्स डायरेक्टली इनटू द टू डॉटर सेल विदाउट द कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो ये और आसान है। एमाइटोसिस क्या होता है, बोले एमाइटोसिस एक ऐसी स्टेज है जो बहुत आसान होती है, जो बहुत इजी होती है, और दो स्टेज में इसमें सेल डिवीजन है वो पूरा हो जाता है। इसमें डायरेक्ट जो है दो नई डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। जो माइटोसिस और मियोसिस की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है, जो आसान प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं एमाइटोसिस। क्या बोलेंगे उसे हम कहेंगे एमाइटोसिस। क्या पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। नेक्स्ट है अगला जो है वो है फोटोसिंथेटिक एपरेटस से। अगला जो पॉइंट है वो है फोटोसिंथेटिक एपरेटस से। बात करें फोटोसिंथेटिक एपरेटस के बारे में, तो फोटोसिंथेटिक एपरेटस में जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या डिफरेंस है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है बेटा, इस ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है, थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में? थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा। ब्लू ग्रीन एल्गी में हमें क्या मिलेगा, थाइलेकोइड्स। क्या मिलेगा, थाइलेकोइड्स मिलेगा, जो कहलाएंगे क्रोमेटोफोर। क्या कहलाएंगे, क्रोमेटोफोर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, क्रोमेटोफोर्स कहलाएंगे। जो क्रोमेटोफोर्स रहते हैं वो क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं। कौन से बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं। इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, क्रोमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनमें थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमेटोफोर्स जो रहते हैं इनके फॉर्म में रहते हैं,
और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर भी अपने को क्या मिलेगा, क्रोमेटोफोर्स। जो क्रोमेटोफोर्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। देन इसी का डिफरेंस देखते हैं हम किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर। किसके अंदर देखेंगे, यूकैरियोटिक के अंदर। बोले यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा अपने को प्लांट सेल में, कौन मिलेगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। फोटोसिंथेटिक apparatus के डिफरेंस में हमने देखा कि ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगा थाइलेकोइड्स जो क्रोमेटोफोर के फॉर्म में रहेगा, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो रहेंगे ये भी क्रोमेटोफोर के फॉर्म में रहेंगे। और यूकैरियोटिक के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा अपने को, प्लांट सेल के अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। देन नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, अगला जो डिफरेंस है वो है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर से। किससे रहने वाला है, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर से रहने वाला है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, इस प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है ये क्या रहने वाला है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है ये क्या रहने वाला है, इसके अंदर रहती है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होंगे, और माइक्रोफिलामेंट भी नहीं मिलेंगे। साथ में क्या नहीं मिलेंगे, माइक्रोफिलामेंट भी नहीं मिलेंगे बेटा, दोनों अब्सेंट रहते हैं, दोनों अब्सेंट रहते हैं। और यहाँ पर साइटोस्केलेटन इसमें दोनों अपने को प्रेजेंट मिलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल भी मिलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी मिलेंगे, और साथ में माइक्रोफिलामेंट्स भी मिलेंगे, साथ में माइक्रोफिलामेंट्स भी मिलेंगे। क्या पॉइंट आप लोगों को क्लियर है, क्या पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट अगला जो डिफरेंस है वो है फ्लैजिला को लेकर के। किसको लेकर के है, फ्लैजिला को लेकर के है, इसके बारे में देखते हैं। ध्यान देना, सभी अच्छे से समझना। जो फ्लैजिला जो है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, अगर फ्लैजिला जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट, इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट, इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट, अगर फ्लैजिला यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगी वो एकदम कैसी रहेगी, सिंपल स्ट्रक्चर रहेगी। कैसी रहेगी, सिंपल स्ट्रक्चर। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिला जो रहेगा वो सिंपल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा, सिंपल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा, 9+2 के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, 9+2 के अरेंजमेंट में मिलेगा, 9+2 के अरेंजमेंट में मिलेगा। और फॉर्म्ड प्रोटीन जो ये कौन से प्रोटीन से बनता है, तो ये बनता है फ्लैजिलिन से। किससे बनेगा, फ्लैजिलिन से बनता है। यहाँ पर जो फ्लैजिला जो बनता है, इस फ्लैजिला को बनने के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो कौन सा प्रोटीन है, वो है फ्लैजिलिन। कौन सा प्रोटीन है बेटा, फ्लैजिलिन प्रोटीन है। ध्यान रखना कि जो फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो वो रहेगा सिंपल स्ट्रक्चर रहेगी, सिंपल स्ट्रक्चर रहेगी, 9+2 के फॉर्म में अरेंज रहेगा। किस फॉर्म में इसका अरेंजमेंट रहेगा, 9+2 के फॉर्म में अरेंजमेंट रहेगा। और इसमें जो प्रोटीन रहेगी वो रहेगी फ्लैजिलिन। इसके अंदर जो प्रोटीन मिलेगी आप लोगों को वो रहेगी कौन सी, वो रहेगी फ्लैजिलिन मिलेगी। देन नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, अगला अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो रहेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में रहेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये रहेगा 9+2 के अरेंजमेंट में। 1 मिनट, 9+2 के अरेंजमेंट में, 1 मिनट, 9+2 के अरेंजमेंट में रहेगा। और यहाँ पर जो रहता है ये 9+2 के अरेंजमेंट में नहीं रहता है। पॉइंट थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको ध्यान देना इस पॉइंट को। इसमें जो रहता है फ्लैजिला वो एकदम सिंपल रहता है, सिंपल स्ट्रक्चर रहती है। और यहाँ पर जो फ्लैजिला रहता है वो रहता है कॉम्प्लेक्स 9+2 के अरेंजमेंट में। यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहेगा विदाउट 9+2 अरेंजमेंट, विदाउट 9+2 अरेंजमेंट। इस पॉइंट को सही कर लेना, इस पॉइंट को सही कर लेना वापस से। यहाँ पर रहेगा विदाउट 9+2 के अरेंजमेंट में, और यहाँ पर रहेगा 9+2 के अरेंजमेंट में। दोनों पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। देन यहाँ पर जो प्रोटीन देती है, यहाँ पर जो प्रोटीन देती है वो रहती है कौन सी, वो रहती है ट्यूबुलिन। यहाँ पर जो प्रोटीन मिलेगी बेटा, यहाँ पर जो प्रोटीन मिलेगी वो मिलेगी कौन सी, ट्यूबुलिन। कौन सी प्रोटीन मिलने वाली है, ट्यूबुलिन मिलने वाली है। कौन सी मिलने वाली है, ट्यूबुलिन मिलने वाली है। देन नेक्स्ट और अगला पॉइंट अपन देखते हैं, अगला जो डिफरेंस होने वाला है वो होने वाला है प्रोटीन सिंथेसिस से। किससे होने वाला है, प्रोटीन सिंथेसिस से अगला डिफरेंस रहने वाला है। देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस से क्या खास बात होने वाली है।
देन सबसे पहला अपन देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, यहाँ पर होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। और और ध्यान दे सभी, ध्यान दे सभी, यहां पर होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। और एक और जो अपन देख रहे हैं, एक और अपन जो देख रहे हैं साथ में क्या क्या होती है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया भी होती है। यहाँ पर दोनों टाइप की प्रोसेस कंप्लीट होती है, यहाँ पर दोनों टाइप की प्रोसेस होती है। और दोनों टाइप की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी, दोनों टाइप की प्रोसेस जो है कंप्लीट होगी साइटोप्लाज्म में। कहां पर कंप्लीट होगी, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होगी। ध्यान देना, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो दोनों ही कहां पर पूरी होती है, दोनों ही पूरी होती है साइटोप्लाज्म में। यहां पर यूकेरियोटिक के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी बेटा कहां पर, वो होगी न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर होगी, न्यूक्लियस के अंदर होगी। और ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होने वाली है वो कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म में। कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी साइटोप्लाज्म में। कहां पर होगी, पूरी साइटोप्लाज्म में होगी। देन नेक्स्ट अगला अपन बात करते हैं आरएनए पॉलीमर्स के बारे में। किसके बारे में, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करें तो यहां पर सिर्फ अपने को मिलेगा, यहां पर सिर्फ अपने को प्रोकैरियोटिक में मिलेगा ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सिर्फ एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो तीनों प्रकार के एमआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, तीनों प्रकार के जो आरएनए जो है, तीनों प्रकार के जो आरएनए जो है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, वो एक ही प्रकार का एंजाइम बना देता है। लेकिन यूकेरियोटिक जो है इसमें तीन टाइप के जो है अलग अलग अपने को एंजाइम देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला रहने वाला है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1। दूसरा रहने वाला है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2। और तीसरा रहने वाला है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3। इसके अंदर तीन अलग अलग प्रकार के अपने को आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। और ये तीन प्रकार के जो आरएनए पॉलीमरेज रहते हैं, इसमें आरएनए पॉलीमरेज 1 जो रहता है ये बनाता है आरआरएनए। क्या बनाएगा, आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो रहता है ये बनाता है एमआरएनए। क्या बनाएगा, एमआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो रहेगा ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा टीआरएनए। कौन सा आरएनए बनाएगा, टीआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, टीआरएनए बनाएगा। क्या पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। देन नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगला जो पार्ट है वो है, अगला है इंट्रोन। कौन सा टाइप है अगला है इंट्रोन से रिलेटेड, अगला है इंट्रोन पार्ट से रिलेटेड, इंट्रोन पार्ट से रिलेटेड। बात करें इस इंट्रोन के बारे में तो यहाँ पर जो इंट्रोन रहेंगे वो एब्सेंट रहेंगे, इधर इंट्रोन जो रहेंगे वो एब्सेंट रहेंगे। लेकिन एक और पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, कौन से बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो रहेंगे, इन आर्की बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोन जो रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। इन आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो इंट्रोन रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। और यहाँ पर अपने को इंट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट मिलते हैं, यहाँ पर अपने को इंट्रॉन जो है वो प्रेजेंट मिलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगला जो टाइप है वो है टाइप ऑफ एमआरएनए। टाइप ऑफ एमआरएनए को लेकर के बात करें, इस टाइप ऑफ एमआरएनए के बारे में तो यहाँ पर एमआरएनए जो रहता है वो रहता है कौन सा, वो रहता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। कौन सा रहता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। और यहाँ पर जो एमआरएनए रहता है वो कौन सा रहता है, मोनोसिस्ट्रोनिक। कौन सा रहेगा, मोनोसिस्ट्रोनिक रहेगा। टाइप ऑफ एमआरएनए में एक तरफ रहेगा पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए और एक तरफ रहेगा मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। बात कर लेते हैं दोनों के लास्ट पॉइंट एग्जांपल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लास्ट एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। इधर बात करें तो इधर रहेंगे मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। अब इधर कौन कौन से मोनेरा किंगडम के मेंबर रहेंगे, जैसे कि यू बैक्टीरिया और क्या देखने को मिलेगा, और अपने को देखने को मिलेगा साइनोबैक्टीरिया। और अपने को क्या देखने को मिलता है, तो अपने को देखने को मिलता है माइकोप्लाज्म। क्या देखने को मिलेगा,
माइकोप्लाज्म देखने को मिलेगा, साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है, साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कौन सा, फिलामेंटस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, फिलामेंटस, फिलामेंटस बैक्टीरिया, जिसे हम कहेंगे एक्टिनोमाइसीटेस। क्या बोलेंगे, एक्टिनोमाइसीटेस। क्या बोलेंगे, एक्टिनोमाइसीटेस। और वहीं यूकैरियोटिक के एग्जांपल की बात करें तो यूकैरियोटिक में अपने को एग्जांपल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है प्रोटिस्टा। सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला अपने को देखने को मिलेगा कौन सा, सबसे पहला देखने को मिलेगा प्रोटिस्टा। दूसरा है प्लांट, देन फंगाई, दूसरा जो है वो है प्लांट, देन अगला अपन लिखेंगे फंगाई, और चौथा पॉइंट जो है अपन लिखने वाले हैं एनीमिलिया। कौन सा, एनीमिलिया। याद रहेंगे, सारे पॉइंट याद रहेंगे। ये थे क्या एग्जांपल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के। एक बार शॉर्ट में वापस से अपन सारे पॉइंट को अपन देखते हैं, अपन एक बार रिवाइज करेंगे क्या क्या अपन ने इसके अंदर पढ़ा है। हमने देखा था सेल के बारे में, सेल की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, सेल की बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में सेल बायोलॉजी के बारे में देखा था, साइटोलॉजी के बारे में देखा था, यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में देखा, फिर अपन ने सेल हिस्ट्री पढ़ी। सेल हिस्ट्री के बाद में अगला जो अपना पॉइंट था, सेल हिस्ट्री के बाद में अगला जो अपना पॉइंट था वो था टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में, जिसमें अपन ने देखा था सेल की साइज के बारे में। देन उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस का डिफरेंस देखा। न्यूक्लियस के बाद में अगला जो अपन ने डिफरेंस देखा, अगला जो था वो सेल वॉल से रिलेटेड था। सेल वॉल के बाद में अपन ने देखा था किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा था, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल्स देखे, राइबोसोम देखे, राइबोसोमल यूनिट, राइबोसोमल डाइमर, और कुछ इसी तरह से अपन ने कॉमन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। सारे पॉइंट जो हैं लाइन टू लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं एज फॉर द नीट और एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए। आई होप आप लोगों को जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज करके वो डाउट्स पूछ सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं। जो भी आप लोगों को डाउट रहे वो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चैनल जो नोट्स हैं, नोट्स का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप मैसेज कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।